नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। इसका गठन कैसे होता है, ह्यूमन राइट कमीशन भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसे भारत में या विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी करता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, लोग अपना स्वतंत्र जीवन यापन करें, उन पे किसी तरह की बाधा ना हो। महिलाओं, बच्चों, पीड़ितों, कमजोर वर्ग, गरीब, इनके जीवन इनके जीवन यापन में किसी तरह की रुकावट ना हो। सरकारों को वो समय समय पर दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। और मानवाधिकार, भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार के सामने चुनौतियां क्या हैं और कैसे उसको और सुदृढ़ किया जाए, जिससे मानवाधिकार आयोग और अच्छे से काम कर सके और देश के अंदर, विश्व के अंदर मानव कल्याण और जीव कल्याण के लिए कैसे काम किया जा सके। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। नेशनल मंडेला जी ने मानवाधिकार के बारे में कहा था, लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना है, उनकी मानवता को चुनौती देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार हाल ही में एनएचआरसी ने सीमांत वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए देश के सभी 7 राष्ट्रीय आयोगों की एक बैठक बुलाई, जिसका लक्ष्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और कार्यान्वयन या रणनीतियों पर सहयोग करना। इन 7 निकायों में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग NCST, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयोग शामिल हुए। इस बैठक में मानवाधिकार आयोग ने सभी आयोग से एक साझा प्रयास करने, साझा रणनीति बनाने, उनको क्रियान्वित करने की रणनीतियों और सहयोग पर चर्चा की और कैसे एक आयोग दूसरे आयोग की मदद कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की। मानवाधिकार आयोग की संयुक्त बैठकों के क्या परिणाम रहे, जिसमें प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संयुक्त रणनीतियां, सभी आयोग एक ही काम के लिए अलग अलग रणनीतियां न बना के एक ही रणनीति बनाए और उस पर सभी प्रभावी रूप से काम करें। एनएचआरसी ने सही ST समुदाय, महिला और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए समता और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु एक दूसरे के अनुभवों को सीखने और के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अलावा सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई, नगर पालिका, नगर निगम, बड़े शहरों में जो सेप्टिक टैंक हैं, इनकी सफाई जो हाथ से की जाती थी, मलमूत्र हाथ से जो कचरा है उसको हाथ से निकाला जाता था, तो इसको जो है मशीनीकरण किया जाए, मशीनों के द्वारा इनकी सफाई की जाए तथा राज्यों तथा स्थानीय निकायों से इस मामले NHRC की सलाह का पालन करने का आग्रह किया गया। अनुसंधान हेतु सहयोग, प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए अनुसंधान हेतु सभी आयोगों के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए। NHRC और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच अनुसंधान के सामान्य विषयों पर प्रकाश डाला गया और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की एकरूपता,
सुनिश्चित करने के राज्य वैधानिक प्रावधानों की अनुकूलता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चुनौतियां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष ने नई शिक्षा नीति और उभरती प्रौद्योगिकी के समान लाभ लोगों को सुनिश्चित करने की चुनौती पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मानसिकता में बदलाव सिर्फ कानून से नहीं लाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए भावना और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। SC/ST अधिनियम के तहत मुआवजे में विलंब पर प्रकाश डाला गया। साथ ही सभी राज्यों में पीड़ित मुआवजा योजनाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। बच्चों के अधिकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष ने बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में आयोग की सक्रिय कार्यों पर प्रकाश डाला। आयोग 8 पोर्टलों की निगरानी कर रहा है और 1 लाख से अधिक अनाथ बच्चों को पुनर्वास सुनिश्चित किया है। इसने बाल अधिकारियों को सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों और SOP भी जारी किया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत बढ़े हुए मुआवजे और निजी स्कूलों और बाल अधिकारियों के उल्लंघन में हस्तक्षेप करने में राज्य के दायित्व पर भी जोर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों के सम्मान में आने वाली चुनौतियां। विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगजनों के बीच अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ संबंधित चुनौतियां भी बढ़ी हैं। उदाहरण देशप्रतिनिधि को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंचने के दौरान कैप्चा कोड की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सहयोग को दायरा और संरक्षित दृष्टिकोण। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि सभी आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और सामाजिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की वकालत करने, संस्थागत बातचीत के मूल, सहयोगात्मक सलाह पर जोर देने और तालमेल तथा दक्षता के लिए NRC नेट पोर्टल का उपयोग करने की आवश्यकता है। NRC नेट का एक वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल है जो पीड़ित नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए केंद्रीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। मतलब देश के अंदर कोई भी मनुष्य, महिला, पुरुष, बच्चा जिसके ऊपर उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसके जीवन पे समस्या उत्पन्न हो रही है, वो इस NRC नेट वेब पोर्टल पे जाकर अपनी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार को दे सकता है और फिर संबंधित विभाग को रिपोर्ट देगा और उस पर कार्रवाई करने के लिए कहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है और 12 अक्टूबर 2018 को इसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। यह संविधान द्वारा दिए मानवाधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उसके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक हैं, उनका जीवन का अधिकार, कोई भी नागरिक किसी दूसरे के जीवन पे, उसके जीवन पे अतिक्रमण नहीं कर सकता या उसकी जान नहीं ले सकता उसके लिए, या उसकी अपनी जान को कोई खतरा है तो वो सरकार के पास जाएगा या संबंधित एजेंसी से गुहार लगाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है कि स्वतंत्र रूप से वो अपना जीवन यापन करें, रोजगार करें, शिक्षा ग्रहण करें, अपने हिसाब से अपनी धार्मिक मान्यताओं को माने। और समानता का अधिकार, समाज में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी महिला हो, पुरुष हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त है। सभी को व्यवसाय करने का अधिकार है, सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, सभी को नौकरी पाने का अधिकार है, सभी को अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो इन सब अधिकारों को मानवाधिकार आयोग इनकी रक्षा करने के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। क्या होते हैं मानवाधिकार? संयुक्त राष्ट्र यूएन की परिभाषा के अनुसार अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव की बिना सभी को समान अधिकार प्राप्त हों।
मानवाधिकारों को मुक्ता जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम तथा शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। मानवाधिकारों का इतिहास क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारी की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया था। इसे पूर्व में रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया था। मानवाधिकारों के इतिहास में यह बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानवाधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि 1948 या 1950 के पहले दो विश्व युद्ध हो चुके थे, और उसके पहले भी आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश आपस में लड़ता रहा है, या फिर 1948 के बाद भी अभी भी जैसे हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में संघर्ष चलता रहता है, रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, या छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे हैं, या बहुत सारे अफ्रीकी देश हैं जहाँ पे जातीय संघर्ष, भाषा को लेकर, जाति को लेकर, रंग को लेकर आपस में संघर्ष हो रहा है। वहाँ पे मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होता है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। या हम सीरिया में देख रहे हैं कि किस तरह वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में किस तरह सरकार का तख्ता पलट हुआ, और वहाँ हिंदुओं, ईसाइयों के ऊपर कैसे उनके धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, उनके महिलाओं के साथ जो जबरदस्ती हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, या सीरिया में किस तरह लोग अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे हैं, या इज़राइल और हमास का युद्ध, या इज़राइल लेबनान का युद्ध। तो इसमें आम आदमी, महिलाएं, बच्चे यही पिसते हैं। तो इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में पेरिस में ऐतिहासिक दस्तावेज को, मानवाधिकार से संबंधित दस्तावेज को अपनाया था। हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1991 पेरिस में संयुक्त राष्ट्र बैठक की सिद्धांत का एक समूह, जिसे पेरिस सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है, तैयार किया गया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुई। इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानवाधिकारों से अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के लिए उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया था। यह नियम सभी राज्य सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने के अधिकार देता है। हमारे देश में दो तरह के मानवाधिकार आयोग होते हैं, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार और एक राज्य मानवाधिकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन या उसके सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन के द्वारा होता है, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को चुनाव करती है, और फिर राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करते हैं। मानवाधिकार परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जिसका गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसे पूर्व में रहे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर लाया गया था। यह पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संबंध में और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। इसी के साथ यह संस्था मानवाधिकारों के उल्लंघन की भी जांच करती है। इसके पास मानवाधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा से चुने हुए 47 सदस्य देशों से मिलकर बनती है। हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार से संबंधित रिपोर्ट जारी करती है कि कौन से मानवाधिकारों की एक रैंकिंग भी जारी होती है कि कौन से देश में मानवाधिकार को सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और कौन सा देश मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की संरचना, एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसके एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में कम से कम 3 पदेन एक्स ऑफिसर होने चाहिए।
ज़्यादातर मानवाधिकार के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं या केंद्र सरकार के जो राष्ट्रीय सचिव होते हैं, जिनको मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने का लंबा अनुभव रहता है, वैसे लोगों को इसमें सदस्य बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु की पहले हो तब तक होता है। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त आयोग में 5 विशिष्ट विभाग, विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासनिक विभाग होते हैं। इन 5 विभागों से मिलकर मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के नियुक्त राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के प्रमुख के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के कार्यों और शक्तियां, राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो प्रमुख कार्य हैं और उसकी क्या शक्तियां हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी कोई भी मामला यदि NHRC के संज्ञान में आता है या शिकायतों के माध्यम से लाया जाता है तो NHRC को उसकी जांच करने का अधिकार है। इसके पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है राज्य सरकारों को। NHRC संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उसमें बदलाव करने की सिफारिश भी सरकारों से कर सकता है। NHRC मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी हुई जानकारी का प्रचार प्रसार करता है ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चलता रहे और लोग इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपायों के प्रति जागरूक रहें। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। इसके पास मुआवजा या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। NHRC की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती रहती हैं तथा यह राज्य तथा केंद्र सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। तो ये सारे कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाएं भी हैं कि एक सीमा के आगे वो नहीं जा सकता। NHRC के पास जांच करने के लिए कोई विशेष सुरक्षा तंत्र नहीं है। अधिकार मामलों या संबंधित सरकार मामलों की जांच करने का आदेश देता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के पास अपनी कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है। वो जो भी मानवाधिकार के उल्लंघन होते हैं वो संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र सरकार को सिर्फ निर्देशित कर सकती है किस मामले की जांच की जाए। पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोरा साहब जी ने इसे इंडियन टेस्टिंग इंस्टीट्यूशन की संज्ञा दी थी। NHRC के पास किसी भी मामले में संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है, वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार किसी भी मामले के संबंध में मात्र राज्य सरकारों या केंद्र सरकार को सिर्फ सिफारिश करता है, वह किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए सरकारों को बाध्य नहीं कर सकता है। तो इस तरह उसकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं। कई बार धन की भी कमी के कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य में बाधा आती है। NHRC उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज होती है और इसलिए भी कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती हैं। अगर कोई घटना हुई है, कहीं पे किसी का मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और अगर वो 1 साल के बाद अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो
उस शिकायत को नहीं माना जाएगा। और इस तरह बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पे सशस्त्र बल कानून लागू होते हैं, या पे मान लो कहीं आपातकाल जैसी स्थिति है, तो वहाँ पे अगर किसी का मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है और सालों तक वहाँ पे वो व्यवस्था लागू है, तो उसके बाद अगर कोई शिकायत कर रहा है तो उस शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार के किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच से रोका जा सकता है, रोका जाता है। मतलब जो राज्य के मानवाधिकार आयोग हैं वो केंद्र सरकार से किसी भी मामले की जांच करने, सिफारिश या किसी भी मामले की जानकारी नहीं ले सकते। इस तरह जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, जिनके ऊपर समय समय पर मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लगते रहते हैं, तो वहाँ उनकी जो है क्षमता सीमित हो जाती है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी हद तक सीमित कर दिया है। तो इन सब कारणों से राष्ट्रीय मानवाधिकार या मानवाधिकार जो है आयोग की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो भी शिकायतें आती हैं या वो खुद खुद स्वतः संज्ञान लेता है, उसकी वो सिर्फ सिफारिश कर सकता है। अगर किसी को पीड़ित पक्ष को मुआवजा मिलना है तो उसकी भी वो सिफारिश कर सकता है। उसके पास कोई अपनी कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है, तो एक तरह से वो सिर्फ शिकायत तो वहां दर्ज हो सकती है, लेकिन उस पर प्रभावी कार्रवाई और क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों की इच्छा पे निर्मित होता है। मानवाधिकारों के संबंध में कई सारे सुझाव भी हैं, जैसे एनएचआरसी को सही मानव मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक कुशल प्रहरी बनने के लिए उसमें कई सुधार करने की आवश्यकता है। उसको और शक्तियां देनी चाहिए जिससे वो किसी भी मामले की जानकारी ले सके। कोई भी मामला अगर चल रहा है या किसी जांच चल रही है तो उसकी वो निगरानी कर सके और उसको वो दिशा निर्देशित कर सके। सरकार द्वारा आयोग के निर्णय को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। मानवाधिकारों के निर्णयों को पूरी तरह से लागू किया जाए सरकारों के द्वारा, जिसके उसकी प्रभावशीलता और बढ़े। एनएचआरसी की संरचना में परिवर्तन करने की आवश्यकता तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसमें सरकारी कर्मचारी या केंद्रीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इसके सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, जिनको पूरी तरह से ग्राउंड लेवल की जानकारी भी नहीं हो पाती। तो इसमें आम पब्लिक या फिर आम नागरिकों को भी संगठनों में शामिल किया जाना चाहिए। न्यायालय को जांच के लिए उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक काडर तैयार किया जाना चाहिए ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जांच हो सके। भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को सुधारने और मजबूत करने के राज्य अभिकर्ताओं और राज्य अभिकर्ताओं स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो ये सब था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कि कैसे काम करता है, इसकी कैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे होता है, सबके बारे में था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और विषय पर बात करेंगे आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।